जुमे के दिन हिंसा, बड़े खुलासे। आपने कभी दंगे का बिरयानी फंड सुना है? बिरयानी खिलाओ, आगजनी कराओ, सुना है? लोगों ने वहाँ स्थिति को नियंत्रित नहीं किया और ये सब जानते हैं। आसपास जितने भी ये बिरयानी आदि के ये ठेके लगे हुए हैं और जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, सभी दोषी हैं। आपने कानपुर टू प्रयागराज पत्थरबाज देखे? क्या कभी दंगाई बाइकर्स के बारे में सुना है? भीड़ जमा करके बिना अनुमति के एकत्रित होके पुलिस के ऊपर पथराव किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं है। हिंसा का नया हथियार, दंगे का लेटेस्ट टूल। नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल हैं। कानपुर टू प्रयागराज, हिंसा के कितने राज? नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन अब भारत। शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त है धाकड़ एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आज हम आपको कानपुर से लेकर प्रयागराज हिंसा तक के कई छिपे राज बताएंगे। जी हां, आज हम आपको कानपुर से लेकर प्रयागराज हिंसा के लिए इस्तेमाल हो रहे नए और चौंकाने वाले टूल के बारे में बताएंगे। आज आपको हम कानपुर से लेकर प्रयागराज हिंसा के बिरयानी फंड और दंगाई बाइकर्स के बारे में विस्फोटक खुलासा करेंगे। आज हम आपको कानपुर से लेकर प्रयागराज बुलडोजर एक्शन पर बौखलाए ओवैसी के भड़काऊ बोल भी सुनाएंगे। और साथ में लेकर चलेंगे रांची, जहां हिंसा के बाद अब सीएम हेमंत सोरेन पर विरोधी आरोपियों पर सॉफ्ट होने का आरोप लगा रहे हैं। जी हां, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री सोरेन को सख्त एक्शन लेना था, वहां पर वो ये कह रहे हैं कि आवेश में गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले दंगाई बाइकर्स और बिरयानी फंड पर यह बड़ा खुलासा देखिए। आपने कानपुर के पत्थरबाज देखे, आपने प्रयागराज के पत्थरबाज देखे, दोनों ही जगह जुमे के दिन हिंसा हुई। कानपुर में 3 जून को उपद्रवियों ने बवाल काटा। तो प्रयागराज में ठीक 1 हफ्ते बाद जुमे के दिन ही आगजनी और तोड़फोड़ की गई। लेकिन अब दोनों ही जगह दंगाइयों की एक जैसी प्लानिंग के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दोनों ही जगह हिंसा के लिए एक तरह के मॉड्यूल के बारे में बातें पता चल रही हैं। सबसे पहले आपको कानपुर हिंसा से जुड़ा नया खुलासा बताते हैं। ये है हयात हाशमी, कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और हिंसा की जांच के लिए बनी एसआईटी की पूछताछ में हाशमी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हाशमी के कबूलनामे के मुताबिक कानपुर में हिंसा के लिए बेकनगंज की मस्जिद के आसपास की बिरयानी की दुकान चलाने वालों ने फंडिंग की थी और उपद्रवियों के लिए मुफ्त में बिरयानी की व्यवस्था भी की गई थी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी से एसआईटी ने बंद कमरे में पूछताछ की थी
और इस पूछताछ में हाशमी ने बेकनगंज नई सड़क पर हुई हिंसा में सिर्फ बिरयानी फंड का खुलासा नहीं किया, बल्कि ये भी कबूला कि बेकनगंज में उपद्रव कराने के लिए उन्नाव जिले से भी भीड़ को बुलाया गया था। वैसे हिंसा के लिए बिरयानी फंड या यूं कहें कि मुफ्त की बिरयानी खिलाकर दंगा कराने का सच सिर्फ कानपुर में ही उजागर नहीं हुआ, बल्कि सर तन से जुदा गैंग के बिरयानी स्क्वाड ने प्रयागराज में भी इसी तरह से माहौल को खराब किया था। ये दावा प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने किया था। वहाँ पर आसपास कहने के बावजूद इन लोगों ने वहाँ स्थिति को नियंत्रित नहीं किया और ये सब जानते थे। आसपास जितने भी ये बिरयानी आदि के ये ठेके लगे हुए हैं और जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है सभी दोषी हैं। इन लोगों ने भीड़ भाड़ इकट्ठा की और वहाँ पर पथराव कराने के लिए छोटे बच्चों को प्रेरित किया। प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने तब साफ साफ कहा था कि जो पत्थर चले, जो हंगामा हुआ, जो लूटपाट मची, इसमें वो लोग शामिल थे जो बिरयानी के ठेले के पास खड़े थे। और खास बात यह है कि टाइम्स नाउ नवभारत की पड़ताल में प्रयागराज के स्थानीय लोगों ने भी इसकी पुष्टि की थी। यानी हिंसा दंगा रोकने के लिए बिरयानी स्क्वाड पर हर शहर में अब नजर रखने की जरूरत है, लेकिन नजर सिर्फ इसी बिरयानी फंड पर ही नहीं रखना है, बल्कि दंगाई बाइकर्स पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। जी हाँ, दंगाई बाइकर्स, और इससे जुड़ा खुलासा भी प्रयागराज हिंसा को लेकर हुआ है। सूत्रों की माने तो हिंसा फैलाने के लिए 150 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ज्यादातर बाइक थी। इतना ही नहीं, जिन वाहनों का इस्तेमाल किया गया वो दूसरे जिलों की थी। पुलिस अब इन गाड़ियों के नंबर के आधार पर उनके मालिकों की तलाश कर रही है, साथ ही इन नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी कर रही है। यानी कि हिंसा में प्रदर्शन में शामिल पैदल लोग ही शामिल नहीं थे, बल्कि नकाबपोश बाइकर्स भी थे, जिन्होंने उन पत्थरबाजों के साथ मिलकर गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर का सौहार्द बिगाड़ा। इसीलिए प्रयागराज में पुलिस अब उन लोगों से भी एफआईआर दर्ज कराने की अपील कर रही है, जिनका 10 जून को हुई हिंसा में घरों और संपत्ति का नुकसान हुआ, जिन्होंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा, और यही सच पुलिस अब जानने के लिए उनकी मदद लेना चाहती है। कानपुर से अनुज मिश्रा और प्रयागराज से मनीष यादव, टाइम्स नाउ नवभारत। तो कानपुर हिंसा को लेकर खुलासा हुआ कि यहां हिंसा फैलाने के लिए उन्नाव जिले से उपद्रवी बुलाए गए थे। जी हां, रांची हिंसा को लेकर भी कुछ इसी तरह की बात सामने आई कि यहां पर भी बाहरी लोगों ने ही हिंसा फैलाई थी। तो रांची पुलिस ने अब योगी की पुलिस के स्टाइल में उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं और जनता से पहचान करने की अपील की है। एक या दो नहीं, बल्कि 56 आरोपियों के पोस्टर्स शहर के हर पॉइंट पर चस्पा कर दिए गए। लेकिन उसके बाद सवाल न्याय का है, और ये सवाल राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के एक बयान के बाद उठा है। सीएम हेमंत सोरेन के अनुसार रांची में हिंसा आवेश में आकर गलती का नतीजा है। सोरेन का समर्थन करते हुए यही बयान झारखंड में कांग्रेस के एक एमएलए ने भी दे दिया है। रांची में 10 जून को जुमे के दिन हिंसा हुई थी। आज रांची में हिंसा वाली जगह पर स्थिति सामान्य दिख रही है। पिछले 3 दिन से जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां माहौल पूरी तरह से शांत था, गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था, निषेधाज्ञा लगा दी गई थी, लेकिन अब देखिए यहां पर एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से लोगों का आना जाना यहां पर शुरू हो गया है। जो दुकानें हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, वो अब यहां पर धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। दुकानें भी यहां पर खुलनी शुरू हो गई हैं। रांची में भले ही शांति लौट आई हो, लेकिन सवाल है कि शहर की शांत फिजाओं में जहर घोलने वाले लोग आखिर कौन थे। टाइम्स नाउ नवभारत ने यह सवाल हिंसा की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी को लीड कर रहे एसपी सिटी अंशुमन से पूछा। जैसा कि आप जानते होंगे कि यह भीड़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, उसमें से सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर पाने में समय लगता है। जैसे जैसे लोग आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं या हम लोगों को ये सूचना मिल रही है कि ये लोग उस बलवे में या दंगे में शामिल थे, उनको हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आरोपियों की गर्दन तक पहुंचने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसीलिए रांची पुलिस ने योगी की पुलिस के स्टाइल में आरोपियों के पोस्टर जारी किए।
रांची के गली मोहल्ले, चौक चौराहों पर आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए, जनता से इनकी पहचान करने की अपील की। पुलिस ने न्याय का भरोसा दिलाया, लेकिन क्या पुलिस अपने इस भरोसे पर खरा उतर पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची हिंसा पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वाले आवेश में थे और उन्होंने आवेश में आकर गलती कर दी। क्या चाहते हैं? सर, आपने कहा आवेश में गलतियां हो जाती है, इसका मतलब नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर। तो आप छोड़ दिए पत्रकारिता। यानी जिन्होंने गोली चलाई, पत्थर बरसाए, शहर की शांति बिगाड़ी, वो दंगाई नहीं थे, वो आवेश में आ गए थे। अब सोचिए कि अगर राज्य का सीएम ही इस तरह आरोपियों को क्लीन चिट देने के मूड में आ जाए, वाजिब सवाल पूछने पर पत्रकार को ही पत्रकारिता का धर्म सिखाने लग जाए, तो न्याय की उम्मीद फिर कैसे जगेगी? क्या चाहते हैं? सर, आपने कहा आवेश में गलतियां हो जाती है, इसका मतलब नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर। तो आप छोड़ दिए पत्रकारिता। सोरेन के इस बयान का झारखंड में कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी ने समर्थन किया। उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने तक की मांग उठा दी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो बच्ची की जान गई है उसको शहीद का दर्जा दे। 50 लाख रुपया और एक नौकरी में मांग करता हूँ। रांची में हुई हिंसा को लेकर सोरेन सरकार पर सुस्त चाल चलने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हरकत में है। गवर्नर से रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद राज्यपाल रमेश बैस ने फरमान सुनाया कि जितने भी उपद्रवियों ने घटना को अंजाम दिया, उनके पोस्टर शहर के मुख्य चौराहों पर लगाए जाएं, ताकि जनता उन्हें पहचाने और पुलिस प्रशासन की मदद कर सके। राज्यपाल का ये फरमान पुलिस को मानना पड़ा, लेकिन सीएम के आवेश वाले बयान के बाद पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा, इस पर विरोधी दलों को संदेह है। हिमांशु दीक्षित, रांची, टाइम्स नाउ, नवभारत। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में अब बात उस खबर की, सेना में जाने के लिए नौजवान जो सपना देखते हैं, ये खबर उनके लिए है। जी हां, सैन्य पॉलिसी की भारत सरकार ने आज सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। और इसके तहत संविदा यानी अस्थायी रूप से जवानों को सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और सरकार का ये फैसला सैनिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है, क्योंकि इस योजना के तहत 4 साल के लिए फोर्स में जवानों की नियुक्ति होगी और चयन के वक्त जवानों की आयु 17 साल रखी गई। लेकिन आखिर ये योजना क्या है और इसको लेकर आखिर क्या विवाद अब इससे जुड़ता हुआ नजर आता है, देखिए इस रिपोर्ट में। आधी लड़ाई तो सिर्फ हौसलों से ही जीत ली जाती है, और जब इस हौसले में युवा जोश और देश के लिए कुर्बान होने तक का जज्बा हो, तो दुश्मन कहां टिकने वाला है। भारत युवाओं का देश है। 41% आबादी युवा जोश से भरी है, और अब तो सेना की नई भर्ती पॉलिसी ने हिंद की सेना में नई उमंग और नई ताकत फूंक देने का रास्ता खोल दिया है। अग्निवीर, जी हां, यही नाम होगा हिंदुस्तान की फौज के 21 से 22 साल के नौजवानों का। देश के नए अग्निवीर अब राष्ट्र रक्षा करेंगे, एलओसी पर पाकिस्तान से टकराएंगे, एलएसी पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया। इसके तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। 10 से 12वीं के छात्र आवेदन कर सकेंगे। 90 दिन पर अग्निवीरों की पहली भर्ती होगी। ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी। अग्निवीर के पहले बैच में 46,000 जवानों की भर्तियां होंगी। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा।
और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। सेना में जवानों की भर्ती को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। सरकार ने इसे टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निवीर योजना का नाम दिया है। ये सेवा शॉर्ट सर्विस की श्रेणी में है, यानी 4 साल के बाद अग्निवीर के तहत नियुक्त जवान की सेवा खत्म हो जाएगी। सेवा में रहते हुए इन्हें आकर्षक वेतन दिया जाएगा। तय किया गया है कि अग्निवीरों को पहले साल कुल वेतन 30,000 रुपए दिया जाएगा। जवान के हाथ में पहले साल 21,000 रुपए बतौर वेतन होंगे। भविष्य निधि में अग्निवीरों का योगदान 9,000 रुपए प्रति महीना होगा। सरकार भी 9,000 रुपए हर महीने अग्निवीरों के भविष्य निधि में डालेगी। दूसरे साल कुल वेतन 33,000, जवानों के हाथ में वेतन 23,100 रुपए। भविष्य निधि में जवान का योगदान 9,900 रुपए और इतना ही पैसा सरकार भी देगी। तीसरे साल कुल वेतन 36,500 रुपए, जवानों के हाथ में वेतन 25,580 रुपए होगा। भविष्य निधि में जवान का योगदान 10,950 रुपए होगा और इतना ही पैसा सरकार भी देगी। और चौथे साल जवान का कुल मासिक वेतन 40,000 रुपए होगा। जवान के हाथ में 28,000 रुपए बतौर वेतन होगा। भविष्य निधि में जवान का योगदान 12,000 रुपए होगा और इतना ही पैसा सरकार भी देगी। यानी पहले साल अग्निवीरों को करीब 4,76,000 रुपए का सैलरी पैकेज मिलेगा। चौथे साल में वेतन बढ़कर करीब 6,92,000 रुपए हो जाएगा। सेवा में रहने के दौरान जवानों को 48 लाख रुपए जीवन बीमा का कवरेज भी मिलेगा। अग्निवीर योजना के तहत नियुक्त जवानों का वेतन और लाभ नियमित कर्मियों के बराबर होगा। हमने भारतीय सेनाओं के लिए एक लक्ष्य रखा है जिसमें इनटेक एंड रिटेंशन की प्रक्रिया को नया रूप दिया है। वाई विद अ व्यू टू इवॉल्व एक युवा, गतिशील, भविष्यवादी, विविधता से भरी सैन्य शक्ति। क्या होगा? वी विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द यूथ टू सर्व द नेशन फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एज अग्निवीर्स। 4 साल बाद जब अग्निवीरों की उम्र 21 से 22 वर्ष होगी, तब सेना उन्हें रिटायर कर देगी। रिटायर होने वाले अग्निवीरों को डिग्री या सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा एक मुश्त 11,71,000 रुपए की रकम दी जाएगी, जिस पर आयकर नहीं लगेगा। हालांकि जवानों को पेंशन और ग्रेचुइटी नहीं दी जाएगी। हमारे एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन सभी 12th पास है, तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज कंकरेंटली दे रहे हैं। ही इज स्ट्रेट वे स्टार्टिंग टू अर्न अ फेयरली गुड सैलरी with a good bank balance at the savings at the end of his 4-year tenure। इसके साथ साथ उसका स्किलिंग भी हो रहा है, जो कि बाहर अगर 4 साल के बाद वो बाहर नौकरी ढूंढेगा तो ये स्किल उसके काम आएगी। साथ साथ स्किल के साथ साथ उसको जो कोर वैल्यूज हैं सर्विस के, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेट्रियोटिज्म, ये भी उसके अंदर ये भावना भी डेवलप हो जाएंगी। जिस अग्निवीर स्कीम के साथ हम विमेन सेलर्स को भी एनरोल करेंगे, तो एक मेजर स्टेप है। और हमारा अभी इसका सब तैयारी हो चुकी है और इसमें हम कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि सरकार ने अग्निवीरों की नियुक्ति का फैसला क्यों लिया। सरकार का मानना है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती से हिंदुस्तान की फौज यंग होगी, सेना में जवानों की संख्या बढ़ेगी और सरकार का खर्च भी कम होगा। इससे तनख्वाह और पेंशन में उल्लेखनीय कमी होगी। सेना में एक बटालियन की औसत उम्र 35 से 36 वर्ष है और टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती के बाद 4 साल में औसत आयु प्रोफाइल घटकर 21 वर्ष हो जाएगी। यानी नियमित सेना के साथ साथ जवानों की एक ऐसी टुकड़ी भी होगी जो न सिर्फ बेहतर हथियारों बल्कि जोश और उमंग से लैस होगी। हालांकि सरकार की योजना टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बहस इस बात पर है कि सरकार के इस नए सेना रिफॉर्म टूर ऑफ ड्यूटी से कितने बदलाव आएंगे, इस बदलाव से कितना नफा और कितना नुकसान होगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो सवाल उठ रहे हैं कि इस योजना से सेना को फायदा क्या होगा। आखिर सेना को क्यों इस योजना को लागू करने की जरूरत पड़ी, सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। सवाल ये भी कि 4 साल के बाद सेना से रिटायर हुआ जवान क्या करेगा
और इसके जवाब में क्या कहा जा रहा है ये आपको सिलसिलेवार तरीके से हम लोग बताते हैं। जी हाँ, 4 साल की सेवा के बाद में उन्हें एक मुश्त राशि दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। इसके साथ साथ तकनीकी योग्यता का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो अग्निवीर होंगे, अग्निवीरों को सेना की नौकरी के दौरान तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी, डिप्लोमा दिया जाएगा और आगे की पढ़ाई के लिए मौके दिए जाएंगे, ताकि उन्हें आगे जाकर कॉर्पोरेट जगत में जगह हासिल करने के लिए उन्हें आसानी हो और उनके लिए आगे के विकल्प खुल सके। और इसके साथ ही 4 साल बाद योग्यता के आधार पर जवानों को सेना में भर्ती मुमकिन हो सकती है, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। और कुल अग्निवीरों में से 25% को दोबारा स्थायी नौकरी दी जाएगी। और वो नौकरी जो दी जाएगी वो योग्यता के आधार पर होगी, क्षमता, कौशल और अनुभव की वजह से रिटायरमेंट के बाद दूसरे सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी उनको मिल सकेगी। और जब आज इसकी जानकारी दी गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में रक्षा मंत्री ने क्या कहा वो आप खुद सुनिए। आगामी 1, 2, 3 दिन के अंदर ही ये देखने को मिलेगा बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा भी ये उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कारपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। वो यह सबने इच्छा व्यक्त की है जो मेरी जानकारी में, और आगामी 1, 2, 3 दिन के अंदर उसके परिणाम भी आप सबके सामने आ जाएंगे। तो आपने सुना, रक्षा मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन इस योजना को लेकर अब तमाम सवाल भी खड़े होने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि भर्ती स्थायी नहीं होगी बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में होगी। इस योजना के लागू होने के बाद सैन्य अनुभव का क्या होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। जी हाँ, क्या सेना की क्वालिटी पर इसका नेगेटिव असर भी पड़ेगा, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या सेना में स्थायी भर्ती रुक जाएगी इस भर्ती के बाद, लोग शंका में हैं। और क्या इसका मकसद रक्षा बजट पर पेंशन की देनदारी कम करना है? तो रक्षा मंत्री ने इन सवालों के जवाब पर क्या कहा, ये भी सुनिए जरा आप। आर्मी को कभी हम सेविंग के नजरिए से नहीं देखते हैं, अपनी आर्म फोर्सेस को। इसमें भले ही सेविंग ओवर की बात छोड़िए, और अधिक जितनी खर्च करने की आवश्यकता होगी, हमारी गवर्नमेंट खर्च करने को तैयार है। हमारा लक्ष्य यही है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, देश हमारा पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। खर्च जितना भी करना पड़ेगा सब खर्च करेंगे, खर्च का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता।